कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका संगठनात्मक व्यवहार के मुख्य अंग और उसकी यानी संगठनात्मक व्यवहार की मान्यताएं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको हमने शॉर्ट में ओबी के रूप में दिखाया है। तो संगठनात्मक व्यवहार के जो मुख्य अंग होते हैं, इसमें पहला है व्यक्ति, दूसरा है समूह, तीसरा जॉब व तकनीक, चौथा है संगठन की संरचना और पांचवा है वातावरण। संगठनात्मक व्यवहार यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मुख्य अंग में पहले अंग में व्यक्ति की बात आती है। तो चूँकि व्यक्तियों से व्यक्ति से संगठन का निर्माण होता है और व्यक्तियों के सामूहिक रूप से व्यक्तियों का सामूहिक रूप संगठन होता है और उनके सामूहिक व्यवहार को संगठनात्मक व्यवहार के रूप में जाना जाता है। इसीलिए एक जो संगठन का मुख्य अंग होता है, संगठनात्मक व्यवहार का जो मुख्य अंग होता है, वो पहला अंग होता है व्यक्ति। इसमें एक साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी बना ली जाती है और फिर उनके व्यवहार का अध्ययन और उनके नियंत्रण की विधियों का खोज किया जाता है। दूसरा जो है इसका अंग, ये है समूह। समूह में भी क्या होता है कि इसमें लोगों के समूह किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यानी लोग समूह में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है और फिर उनके नियंत्रण की विधि को अपनाया जाता है। तीसरा जो अंग है, ये है जॉब और तकनीक। जॉब मतलब कि एक व्यक्ति जो कार्य करता है या उसको जो कार्य सौंपे जाते हैं वही उसका जॉब होता है, और उस कार्य को करने के लिए जो तकनीक उपलब्ध कराई जाती है, वो व्यक्ति उस तकनीकी के माध्यम से अपने कार्य को करने में संतुष्ट होता है या उसे कार्य करने में उसके द्वारा यानी तकनीक के माध्यम से काम करने में दिक्कतें आती हैं। ये संगठनात्मक व्यवहार के मुख्य अंग के अंतर्गत जॉब और तकनीक से संबंधित होता है। चौथा जो उसका अंग होता है, ये चौथा अंग होता है संगठन की संरचना। कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार संगठन की संरचना होती है। और पांचवा जो होता है वातावरण संगठनात्मक व्यवहार का, इसमें क्या होता है कि लोगों के व्यवहार को, ये संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत क्या होता है कि वातावरण लोगों के व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसमें एक तो संगठन की आंतरिक संरचना और उसका वातावरण होता है, और दूसरा संगठन के बाहर का वातावरण होता है, आसपास का समाज होता है। अब चलते हैं संगठन की मान्यताओं के बारे में। संगठन की मान्यताओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। जो ए है वो है लोगों की प्रवृत्ति, और बी जो है ये है संगठन की प्रवृत्ति। लोगों की प्रवृत्ति के अंतर्गत सबसे पहला जो कैटेगरी आता है लोगों की प्रवृत्ति के अंतर्गत, ये है आपका व्यक्तिगत विशेषताओं में भिन्नता। संगठनात्मक व्यवहार की जो मान्यता होती है, इसमें लोगों की प्रवृत्ति और दूसरा जो होता है ये संगठन की प्रवृत्ति होती है। तो लोगों की जो प्रकृति है, इस लोगों की प्रकृति में जो पहला कैटेगरी है ये है व्यक्तिगत विशेषताओं में भिन्नता। ऐसी मान्यता है कि चूँकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, सोचने में, सीखने में, यानी उसकी मनोवृत्ति, उसकी सीखने की क्षमता और उसका व्यक्तित्व, इसमें अंतर होता है। तो इसीलिए प्रबंधक को इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है लोगों की प्रकृति के अंतर्गत कोई भी व्यवहार आकस्मिक नहीं होता। कोई भी व्यवहार आकस्मिक नहीं होता, यानी कि व्यक्ति के द्वारा संगठन में किया जाने वाला व्यवहार अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो इसीलिए प्रबंधक को उनके व्यवहार के पीछे की शक्तियों को समझना चाहिए। ये ऐसी मान्यता है। तीसरी जो इसकी मान्यता है व्यक्ति की संपूर्णता, यानी व्यक्ति संपूर्ण होता है,
यानी कार्यस्थल पर जब वह आता है तो उसके साथ उसकी भावनाएं भी होती हैं, उसके सामाजिक संबंध भी होते हैं, उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं और उसका पारिवारिक जीवन भी होता है। तो इसीलिए प्रबंधक के द्वारा उन्हें संपूर्ण मानव के रूप में व्यवहार करना चाहिए। चौथा है आपका भागीदारी की इच्छा। भागीदारी की इच्छा से तात्पर्य है इस अवधारणा माने इस मान्यता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने को योग्य और समझदार मानता है, इसीलिए प्रबंधक को उसकी इस भावना का सम्मान करना चाहिए। पांचवी जो मान्यता है वो है मानव आर्थिक उपकरण नहीं होता है, यानी ये उत्पादन का साधन नहीं है। मानव होता है, इसमें इमोशंस होते हैं, उसकी भावनाएं आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए इनको एक उत्पादन के साधन के रूप में नहीं समझना चाहिए। इन्हें मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगला जो उसकी दूसरी कैटेगरी है प्रबंध संगठनात्मक व्यवहार की जो दूसरी कैटेगरी है वो है संगठन की प्रकृति। तो संगठन की प्रकृति के अंतर्गत जो पहला है ये है संगठन एक सामाजिक प्रणाली है। संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, यानी यह लोगों का समूह है जिसमें लोग औपचारिक और अनौपचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए प्रबंधकों को इन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए व्यवहार का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ेगा। दूसरा जो है ये है पारस्परिक हित। पारस्परिक हित के अंतर्गत कभी भी जैसे इसके दो पक्षकार होते हैं, कर्मचारी तो दूसरा स्वामी होता है प्रबंधक। तो इन दोनों का पारस्परिक दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, यानी इनका पारस्परिक हित होता है। इसीलिए जो है पारस्परिक हितों को देखते हुए प्रबंधक को कर्मचारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।